आप सभी का हमारे चैनल राजू यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2017 की भौतिक विज्ञान के पेपर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाहवेग को परिभाषित करो। ये बात मैं आपको नोट्स में लिखवा चुका हूँ। 1 नंबर का सवाल आप वहाँ से नोट डाउन कर लें। एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखो। विद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है, इससे आप अच्छे से परिचित हो, मैं बता चुका हूँ। चुंबकत्व में क्यूरी ताप की परिभाषा लिखिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पेज नंबर 1 पर देख सकते हो आप। आपका पेज नंबर 1 नहीं, मेरी कॉपी का पेज नंबर 1 है, आप तो ढूंढ लो इसको। स्व प्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? 1 नंबर का सवाल आया था। देखो बेटा, स्व प्रेरण में कुंडली उसमें गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है और यह गुण यांत्रिकी में जड़त्व के अनुरूप है, अतः स्व प्रेरण को विद्युत का जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है। दोलक द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? ये आप किताब से देखिए, इसका उत्तर वहां से मिलेगा। प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम बताइए, और वो नाम है व्यतिकरण। क्लियर? क्योंकि व्यतिकरण, जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो अंधकार भी पैदा होता है, इसलिए इसको व्यतिकरण कहा है। माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। बेटा, अपवर्तनांक n बराबर c अपॉन v होता है। c मतलब प्रकाश के वेग का, प्रकाश का वायु में वेग में बटे उसके माध्यम में वेग का भाग लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं n बराबर c अपॉन v। ये रट लो आप तो बस, है ना। c तो क्या है, प्रकाश का वायु में वेग, और v क्या है, प्रकाश का माध्यम में वेग। तो देखो, वायु में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिखिए। क्या है, देखो, कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x तथा संवेग के x घटक में अनिश्चितता डेल्टा px का गुणनफल कभी भी h क्रॉस बटे 2 से कम नहीं हो सकता। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। डेल्टा x डॉट डेल्टा p ग्रेटर एंड इक्वल टू h क्रॉस बटे 2। आगे देखो, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान है। इनमें से किस कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी निश्चित रूप से। जो कण हल्का होता है उसकी दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, क्योंकि लैम्डा बराबर आपको याद हो h अपॉन रूट 2 m होता है। लिखो यहाँ पे, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2 m। ठीक है, तो जिस कण का m कम होगा उसका लैम्डा ज़्यादा होगा। अब इनमें इलेक्ट्रॉन में, अल्फा में, प्रोटॉन में सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की लैम्डा सबसे ज़्यादा होगी। अगला अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर्ग का सूत्र लिखो। तो ये बेटा, ये सूत्र याद रखना, न्यू बार रिडबर्ग का सूत्र, रिडबर्ग का नियतांक नहीं, ये रिडबर्ग नियतांक लिख दिया था पहले मैंने, ये गलत है। ये तो रिडबर्ग नियतांक है ना, ये नहीं पूछ रहा, ये रिडबर्ग का सूत्र पूछ रहा है। तो रिडबर्ग का सूत्र होता है न्यू बार बराबर 1 बटा लैम्डा बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये रिडबर्ग का सूत्र है। इनको अलग अलग याद रखो। रिडबर्ग का सूत्र तो ये है और रिडबर्ग नियतांक ये है और इसकी वैल्यू ये है। जेनर डायोड का मुख्य उपयोग बताओ। वोल्टता नियंत्रण में करते हैं। क्लियर, सबसे मोटा उपयोग इसका यही है कि वोल्टता नियंत्रण में। प्रसारण संचार क्या है? संचार की इस विधा में एक प्रेषित्र, एक प्रेषित्र मतलब एक सिग्नल भेजने वाला, बहुत से अभिग्राही होते हैं। प्रसारण संचार में मतलब एक तो सिग्नल भेजने वाला होता है और ग्रहण करने वाले बहुत सारे होते हैं। जैसे रेडियो स्टेशन पर एक जना कोई बोल रहा है और पूरे भारत में उसको लोग सुन रहे हैं, ये है प्रसारण संचार, जैसे रेडियो और टेलीविजन। परा उच्च आवृत्ति यूएचएफ परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्राय किन तरंगों द्वारा होता है? और वो होता है आकाश तरंगों द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरेड है। यदि इसकी पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधी तथा इनके बीच 5 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ पूर्णतः भर दें, तो अब संधारित्र की धारिता क्या होगी?
बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो सवाल कह रहा था कि वायु की उपस्थिति में तो 8 पिको फेरेड है, अर्थात ए एप्सिलॉन 0 बटा डी का मान तो दे रखा है 8, और माध्यम की उपस्थिति पूछ रहा है, तो देखो माध्यम की उपस्थिति में Cm बराबर होता है ए एप्सिलॉन 0 बटा डी गुणा एप्सिलॉन आर। फिर साथ में सवाल क्या कह रहा है कि डी का मान तो कर दिया डी बटा 2 और एप्सिलॉन आर भर दिया 5 का, दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, तो ए एप्सिलॉन 0 बटे डी बटे 2 और यहाँ कर दिया 5, 2 चला जाएगा घूम के ऊपर, 5 दूनी हो गए 10 और ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, और इसकी वैल्यू सवाल ने 8 बताई थी, तो 8 गुणा 10 बराबर 80 पिको फेरेड। अगला क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड था। ओम का नियम क्या है, इस नियम की कोई दो सीमाएं बताइए। देखो किसी चालक तार के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, यह V बराबर आई आर। यहाँ R क्या है बेटा, चालक का प्रतिरोध है। सीमाएं क्या है, इसकी कमियां क्या है, देखो धातुओं पर अधिक विभवांतर लगाने पर विभवांतर धारा के साथ अरैखिक रूप से बदल सकता है, पहला क्लियर, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगा देते हैं ना तो V प्रोपोर्शनल I नहीं रह पाता, ये इसकी कमी है। दूसरा, अर्धचालक युक्तियां जो होती हैं जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उसमें V विभवांतर धारा के समानुपाती नहीं होता, अर्थात वहाँ भी V प्रोपोर्शनल I नहीं होता, ये इसकी कमियां हैं। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, क्लियर। यदि इसमें 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। सवाल हमें क्या कह रहा है, देखो पहले समझो इस बात को। सवाल कह रहा है कि ई का मान तो 10 वोल्ट है ना, विद्युत वाहक बल तो कितना है, 10 था तो 12 यार, 10 क्यों लिख रखा है, ठीक है। देखता हूँ ये गलती हो तो सुधारेंगे इसको आगे चल के। आर का मान इसने 2 ओम दिया है, आई का मान इसने 0.5 एम्पियर दिया है, और ये हमसे आर का मान पूछ रहा है और टर्मिनल वोल्ट वी का मान पूछ रहा है। क्योंकि ई बराबर होता है वी प्लस आई आर, या ई बराबर हो गया वी की जगह आई आर प्लस आई आर, या आई ई बटे आर प्लस आर। आई का मान तो 0.5 सवाल कह रहा था, है ना, और ई का मान सवाल 10 कह रहा है, यो आर प्लस स्मॉल आर का मान सवाल 2 कह रहा है। सोल्व करोगे तो आर का मान आ गया 18 और टर्मिनल वोल्ट था वी बराबर आई आर होता है ये, तो आई का मान 0.5 और आर का मान ये 18, तो हो गया 9 वोल्ट, क्लियर। तो अपन ऐसा करते हैं कि ये 10 वोल्ट के हिसाब से सवाल सोल्व भी हो गया, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, क्लियर, ये 10 वोल्ट का हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, स्मॉल एल लंबाई की एक चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में नियत रेखीय चाल v से गतिमान है। यह व्यवस्था परस्पर लंबवत है। गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और ये आया है 2 नंबर का। ये आप नोट्स में देख लें, आप नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 4 तरंगों या विकिरणों के नाम लिखिए। 4 तरंग कौन कौन सी थी, रेडियो तरंग है, अवरक्त तरंग है, सूक्ष्म तरंग है और गामा तरंग है, क्लियर। एक छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 192 सेमी तथा 8 सेमी है। इसकी आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो ये देखो F0 का मान तो 192 दे दिया, FE का मान 8 दे दिया, आवर्धन क्षमता M का मान हमसे पूछना चाह रहा है, और ये बीच की दूरी हमसे पूछना चाह रहा है। देखो आवर्धन क्षमता M बराबर होता है बेटा F0 अपॉन FE, F0 FE के मान यहाँ से उठा के रखा तो 24 आ गया। दोनों लेंसों के बीच की दूरी के लिए F0 प्लस FE को जोड़ा जाता है, जो हमें 200 सेमी प्राप्त हो गया। अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा किन 2 कारकों पर निर्भर करती है, ये भी सवाल 2 नंबर का आया था। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जब किसी धातु की सतह पर वांछित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला है, प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत धारा का मान कैथोड तथा एनोड के मध्य लगाए गए विभवांतर पर निर्भर करता है।
ये दो बातें थी यहाँ पर। अगला है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियाँ क्या है। कोई दो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के नाम लिखिए, 1+1=2। देखो नया नाम आ गया, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियाँ। ये शब्द कहीं अपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, शायद बुकों में भी कोई आध बुक में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो अपने डायोड वगैरह पढ़े थे ना, उसकी बात ये करेगा। कैसे करेगा बेटा, मतलब कि देखो ऐसी युक्तियाँ जिसमें आवेश वाहकों की उत्पत्ति फोटोनों के द्वारा होती, मतलब कि फोटोन है ना, प्रकाश डालता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ऐसी चीज़ों को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ कहें। क्लियर। ऑप्टो का मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाश। तो प्रकाश गिरने से जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घटना उत्पन्न होती है, विद्युत धारा बहती है, वो कहलाती हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो देखो ऐसी युक्तियाँ जिनमें आवेश वाहकों की उत्पत्ति फोटोनों के द्वारा होती है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ कहलाती हैं। जैसे फोटोडायोड है, सौर सेल है, एलईडी है, इन सब का यही काम है। अगला देखिएगा, लॉजिक गेट या तर्क द्वार किसे कहते हैं। दो सार्वत्रिक तर्क द्वारों के नाम लिखो। देखो लॉजिक गेट पढ़ा रखा आपको। वे परिपथ जिसमें निर्गत संकेत केवल एक होता है जबकि निवेशी संकेत एक या एक से अधिक होते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं। और सार्वत्रिक तर्क द्वार है नैंड गेट और नॉर गेट। बोर मॉडल की दो सीमाएं लिखिए, समीकरण नंबर 2, सवाल क्वेश्चन 2 नंबर का है। देखो बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम या लिथियम को समझाने में ही सफल रहा। नंबर 2, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का कोई तर्क संगत आधार इसमें नहीं बताया गया। ये बात आपको पढ़ा रखी थी पहले मैंने। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के एकांक समय में टूटने वाले नाभिकों की संख्या उस तत्व की सक्रियता कहलाती है और इसका मात्रक होता है बैकरेल BQ। 6C14 की अर्धायु 5700 वर्ष है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बेटा 6C14 जो है ना, वो 5700 साल में इसकी मात्रा अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाएगी। इसका मतलब होता है ये 6C14 परमाणु की 5700 वर्ष में संख्या इसकी प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाती है। मॉडुलन अथवा विमॉडुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का सवाल। मॉडुलन क्या होता है बेटा, देखो जैसे अब मुझे दूर जाना है, मैं यहाँ से गाड़ी बैठता हूँ तो ये तो मॉडुलन होता है। जहाँ मुझे जाना था वहाँ पहुँच के मैं गाड़ी से उतरता हूँ, ये विमॉडुलन होता है। बस यही सिस्टम यहाँ है। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे संकेतों को यहाँ से मुझे दिल्ली नहीं भेज सकता मैं, तो क्या करते हैं कि इन संकेतों को जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, उन संकेतों को वाहक तरंगों के ऊपर बैठा देते हैं। तो वाहक तरंगों पर बैठा देना तो मॉडुलन कहलाता है। फिर दिल्ली पहुंचने पर वो वाहक तरंगों को वो ये संकेत छोड़ देते हैं, इनसे अलग हो जाते हैं और फिर स्पीकर में वहाँ की बजते हैं, वो विमॉडुलन कहलाता है। तो कुल मिलाकर जो मेरे मुंह से जो संकेत निकल रहे हैं ना, इन संकेतों को वाहक तरंगों के साथ जोड़ने की क्रिया तो मॉडुलन है और उसके साथ हटाने की क्रिया विमॉडुलन है। देखो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मूल संकेतों को वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है मॉडुलन कहलाता है। यह मॉडुलन की विपरीत प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मूल संकेतों को वाहक तरंगों से अलग किया जाता है विमॉडुलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर में होने वाली कोई दो मुख्य ऊर्जा हानियों का उल्लेख कीजिए, इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। लंबी दूरियों तक विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टता पर क्यों किया जाता है। अब ट्रांसफार्मर की जो ऊर्जा हानि है ना, वो तो आप नोट से देख लेना और कम करने के 2-3 उपाय यहाँ लिखे हैं। तांबे की कुंडलियाँ उपयोग में लेकर, दूसरा पटलित लोहे के क्रोड को उपयोग में लेकर जिससे भंवर धारा की हानि को कम किया जाए। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक पढ़ाया था मैंने ये आपको थ्योरी में और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था। क्लियर, आप वहाँ से देख सकते हो। निम्न दिए गए चित्र में युक्ति X का नाम बताइए, का मान लिखिए, नहीं नाम आएगा ये, इसको मैं नाम करता हूँ, का नाम लिखिए। इसके परिपथ चित्र को बनाकर कार्यविधि को समझाइए। अब ऐसा सवाल ये आ गया था इस साल में कि बच्चे कंफ्यूज हो गए। कैसे कंफ्यूज हो गए, देखो ऐसा तो निवेशी संकेत दे रहा है ना ये, और ऐसा निर्गत दे रहा है ना, और ये बीच में लिख दिया X। अब तो देखो आप इसमें है ना पूर्ण तरंग बन रही है
और ये देखो ये दिष्ट धारा है, देखो ये तो दोनों साइड में तो प्रत्यावर्ती धारा है, ये ऊपर ऊपर ही है तो दिष्ट धारा है, इसका मतलब दिष्ट धारा है। और कंटिन्यू में है, इसका मतलब ये पूर्ण तरंग दिष्ट धारा है। और पूर्ण तरंग दिष्ट धारा कौन देता है बेटा, वो देता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी देता है। इस चक्कर में ये एक्स क्या है बेटा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब बच्चों को पूर्ण तरंग दिष्टकारी का प्रक्रिया आती भी थी, फिर भी ये सवाल नहीं कर पाए क्योंकि उनको ये बात पकड़ में नहीं आई। तो ये एक्स क्या है बेटा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और फिर पूर्ण तरंग दिष्टकारी का पूरा वर्णन आपको पहले करवा रखा है, रिपीटेड मैंने लगा रखा है, आप वहां से नोट करें। तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का सवाल है, नोट से आप देख सकते हो। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, किसी दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध को स्थापित कीजिए। 3 नंबर का है, ये संबंध तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। पार्श्विक विस्थापन की बात मैं यहाँ कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये कांच की सिल्ली होती है, कभी आपने ध्यान दिया हो, प्रैक्टिकल भी होता है, पता नहीं आपको कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कांच की सिल्ली होती है, इस पे यहाँ से प्रकाश डालते हैं ना बेटा, तो ये प्रकाश की किरण है ना, वो यूं सीधी चली जानी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ा टेढ़ी होकर इधर से जाती है। तो कितना सेंटीमीटर ये अलग हो गई, वो कहलाती है पार्श्विक विस्थापन। ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आप बुक खोलना, बुक के अंदर सिल्ली का चित्र दे रखा है, वो पढ़ना, समझ में आ जाएगा। या फिर प्रैक्टिकल की बुक खोलना, उसमें पार्श्विक विस्थापन की बात कर रखी है। तो जब किसी आयताकार सिल्ली से गुजरता है प्रकाश, तो निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मध्य लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगला सवाल कह रहा था कि दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध बताओ। ये भी रिपीटेड है और आपको 49 पेज पे देखना है। स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए और अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 4 नंबर का है, रिपीटेड है, आपको पढ़ा रखा है। वांडेगाराफ दरित्र का नामांकित चित्र बनाकर उसकी बनावट व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये भी आपको पढ़ा रखा है। बायो सावर्त के नियम का सूत्र सदिश रूप में लिखिए। किसी धारावाही वर्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। ये भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप लिखिए। किसी लंबी धारावाही परिनलिका, एम्पियर का परिपथीय नियम गणितीय रूप में लिखिए। किसी लंबी धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। ये आप भी रिपीटेड है, आप देख सकते हो। पोलेराइड क्या है, इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश और आंशिक ध्रुवित प्रकाश को कैसे पहचान करोगे। 4 नंबर का है, इसके लिए भी आपको नोट्स को देखना है। लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 व्युत्पन्न कीजिए। किसी अवतल दर्पण का निचला आधा भाग परावर्तक तल किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक दें तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा लेंस मेकर सूत्र तो आपको नोट्स में करवा भी रखा है, शायद एग्जाम में पूछा हुआ हो कभी। ये जो आधा भाग को ढकना पड़ने की बात है, ये वहां पर नहीं मिलेगी, जो मैं यहीं बताऊंगा। तो ये जो लेंस मेकर का सूत्र है ना बेटा, ये तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। और फिर परावर्तन के नियम दर्पण के शेष आधे भाग पर लागू होते हैं, अतः दर्पण द्वारा बिंब का पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन परावर्ती पृष्ठ का क्षेत्रफल आधा हो गया है, इसलिए प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इस 2017 के पेपर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में 2018 के, फिर 2019 के पेपर की, क्लियर। और फिर 2020 के पेपर की बात भी होगी, और उसके बाद 2021 फिलहाल चल ही रहा है, क्लियर। तो एक बात तो आप देख रहे हो कि इसमें जगह जगह आर लिखा हुआ आ रहा है। आर का मतलब मैंने रिपीटेड का सिग्नल दिया है। आप किसी पेपर में से जोड़ के देखिए कितने रिपीटेड है। 56 में से आपको अप्रोक्सीमेट 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन इसी में से मिलते हैं, रिपीटेड में से मिलते हैं। इसका मतलब अगर आपने पेपर भी क्लियर कर लिया ना, तो आप 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन तो इस पेपर वाले रजिस्टर से ही आने हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए आपको इसे हल्के से नहीं लेना है। कुछ लड़के कमेंट करते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो उनको एक ही कहना चाहता हूँ बेटा इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा जो बोर्ड में आया हुआ है। या आप सोचोगे भाई गुरुजी खुद अपने हिसाब से बताएगा, उससे ज़्यादा विश्वसनीय बेटा ये बोर्ड के पेपर हैं। मैं मेरे हिसाब से क्या बताऊँ आपको, ये बोर्ड के जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ
यही महत्वपूर्ण है, यही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इनको पढ़ें। अगर कोविड के कारण जो सिलेबस कटौती हुई है उसमें से कोई टॉपिक है तो कट कर लीजिए अपनी कॉपी में, उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं बता सकता आपको। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।